में मुझे बोलने का अवसर दिया। 2022 का यह अभिभाषण कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम हमारे इस महान देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे और हमारी सरकार बोलिएगा जो 2014 से प्रयासरत है कि वो महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, मदन मोहन मालवीय जी जैसे महापुरुषों के सपनों का जो भारत है उसका निर्माण करें और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसकी पूर्ति के लिए कार्य करें। अपने अभिभाषण के माध्यम से राष्ट्रपति जी सरकार की प्राथमिकता, योजनाएं और आगामी समय में देश के विकास के लिए किस प्रकार कार्य करेंगी उसका विवरण करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कल से और अभी तक हमारे कई विपक्षी दलों के सांसदों के भाषणों को सुना और मुझे यह प्रतीत होता है कि इन सभी को सिर्फ सरकार की और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की आलोचना के अलावा और कुछ भी कहने लायक इनके पास नहीं बचा है। मुझे इनकी इन हरकतों को देख के एक शेर याद आता है, अपनी खूबियों को बयां करते तो शायद मैं गौर करता, अपनी खूबियों को बयां करते तो शायद मैं गौर करता, मेरी खामियों को गिनाकर तो बहुत लोग मशहूर हुए हैं। आज कांग्रेस हो या कोई और अन्य विपक्षी दल के वक्ता सिर्फ राष्ट्रपति जी का अभिभाषण की निंदा करने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार की हर एक उपलब्धि को तथ्यों और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस सरकार ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता को लाभ पहुंचाया है, जैसे जनधन योजना, जिससे कि करोड़ों नए बैंक अकाउंट खोले गए, जिससे आर्थिक समग्रता को बढ़ावा दिया। आयुष्मान भारत योजना, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभकारी योजना है, जिससे गरीब परिवारों के इलाज में आर्थिक सहायता मिली। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवा पूरे देश में दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से देश की बेटियों की शिक्षा को महत्व और इस संवेदनशील मुद्दे की जागरूकता बढ़ी है। उज्ज्वला योजना में करोड़ों महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए, जिससे उनका सशक्तिकरण हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मकान बनाए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने स्वरोजगार के लिए अवसर बनाए। जीएसटी के कार्यान्वयन से एक देश एक टैक्स का सपना साकार हुआ है। आज जब भारत देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष के पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी को यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा हुआ है। राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण अमृत महोत्सव का विवरण करते हुए किया और वित्त मंत्री जी ने भी बजट भाषण में कहा कि आज़ादी का अमृत काल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शब्द का व्यापक अभिप्राय है कि मूलभूत सुविधाएं ही हमारे गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए अमृत है। उनमें जिसमें घर, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, बैंक खाता, खाद्य सामग्री शामिल हैं। आज़ादी के 75 साल में 60 साल तक शासन करने वाले ये कांग्रेस पार्टी के राज करने वाले गरीब किसानों को, दलितों को, युवाओं को और महिलाओं को न सिर्फ ये सुविधाएं दे पाए, बल्कि इन सभी ने सिर्फ विष का घूंट पिया और मूलभूत सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा गया। मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस वर्ग को अमृत देने का काम किया गया है। आज़ादी के इन 75 वर्ष में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं।
राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उन सभी स्वतंत्र सेनानियों और देश के महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। हमारी सरकार ने इतिहास के उन सभी महापुरुष, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भगवान बिरसा मुंडा शामिल हैं। उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी जयंती को उत्सव की तरह मनाने का काम किया है। सिख समुदाय के साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीरबाल दिवस की घोषणा एवं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी सोच का परिचारक है। हमारी सरकार ने अगले 25 वर्षों का भी विजन तैयार कर रखा है। आज हमारी सरकार ने अंत्योदय को हर योजना का केंद्र बिंदु बनाकर अंतिम पंक्ति में खड़े हर नागरिक की प्रगति के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को लेकर आगे चलने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल में कम से कम 150 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड तैयार किया है। इस अभियान की सफलता ने देश को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्रालय का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जनसंख्या में 75% एडल्ट पॉपुलेशन को सुचारू ढंग से टीकाकरण अभियान चलाया। हमारे वैज्ञानिकों के हुनर और मेहनत का ही परिणाम है कि हम पूरी दुनिया में हर देश को वैक्सीन निर्यात कर रहे हैं और ग्लोबल वैक्सीनेशन, जो इस महामारी को खत्म करने का सबसे कारगर हथियार है, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जनसाधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों के इलाज को बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8,000 से ज़्यादा अधिक जन औषधि केंद्र के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध कराकर इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है। सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उठाया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी एक बड़ा कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2014 में देश से 6,600 करोड़ रुपए के आयुष उत्पादों का निर्यात होता था, जो आज बढ़कर 11,000 करोड़ से अधिक हो रहा है। दुनिया के सबसे पहले WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना भी भारत में होने जा रही है। माननीय स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे देश में सिर्फ आयुष ही नहीं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करने का काम किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले गए हैं। देश के अनेक जगहों पर कई नए एम्स खोले गए। संपूर्ण देश में कई जिला चिकित्सालयों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया गया है, जिससे कि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। सरकार ने मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन की स्थापना भी की है। इसलिए आज भारत की नीतियों में गांव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कारों के चयन में भारत की यह भावना भली भांति झलकती है। माननीयवर, देश के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न योजनाओं और अटल भूजल योजना की मदद से देश में 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है।
नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया गया है, जिसमें प्रमुखतः 45,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो कि बुंदेलखंड के लिए एक वरदान साबित हुई है। माननीयवर, बुंदेलखंड में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे। आज़ादी के 70 साल बाद एक ऐतिहासिक काम ऐसा हुआ है जिससे कि उस बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहां एक कहावत मशहूर है कि गगरी ना फूटे चाहे कसम मर जाए, यानी एक गगरी पानी की कीमत जान से भी बढ़कर जहां होती थी, उस बुंदेलखंड के लिए ये एक वरदान साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना की गई। दिव्यांग युवाओं के भविष्य के लिए 10,000 शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी बनाई गई। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों को भी बनाया गया, जिससे हमारे आदिवासी युवाओं के सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक निर्णय है। माननीयवर, रेलवे के कई काम जैसे रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में भी मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। मेरे क्षेत्र में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, सभी का जीर्णोद्धार किया गया और रेलवे स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन के कार्य में आधुनिक सुविधाओं के साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ ही भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया, जिससे हमारे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को रानी कमलापति जैसे गणमान्य व्यक्ति के योगदान का पता चलेगा। इसके साथ साथ देश में अनेकों नेशनल हाईवेज बनाए गए, मेट्रो रेलवे स्टेशंस बनाए गए, स्मार्ट सिटीज को अपग्रेड किया गया। उड़ान योजना के तहत अनेकों शहरों में एयरपोर्ट बनाए गए। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार ने सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराया गया। मनरेगा के माध्यम से देश के हर जिले में अनेक रोजगार उत्पन्न किए गए। हॉर्टिकल्चर और शहद उत्पादन भी किसानों के लिए आमदनी के स्रोतों का बाजार उनकी बढ़ती हुई महत्वपूर्ण माध्यम है। किसानों को उनकी फसल का अधिक दाम मिले, इसके लिए उनके उत्पादों को सही बाजार तक पहुंचाना जरूरी होता है। इस दिशा में सरकार ने किसान रेल की शुरुआत की। बैठ जाइए माननीयवर, हो गया। माननीयवर, मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब के सशक्तिकरण, गरीब की गरिमा बढ़ाने के माध्यम मानती है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने गांव में रहने वाले नागरिकों को आने वाली असुविधा के बारे में सोचा और ऐसी योजनाएं बनाई जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो और उन्हें गति मिले। प्रधानमंत्री आवास Thank you, madam, for giving me this opportunity. Madam, I was closely listening to all the speeches on this motion of thanks टाइम आपका yesterday 5 मिनट। yesterday and today. Sir, I am of the opinion that if you are giving a thanks message or a resolution,